आज है 18 अगस्त और टू दी पॉइंट दी हिंदू एनालिसिस में आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट न्यूज़ और एडिटोरियल। तो आज मैं प्रीलिम्स का क्वेश्चन ही डालना भूल गया, चलो कोई बात नहीं, कल को डाल देंगे। तो अब देखो, पहली जो न्यूज़ है आज हमने जो डिस्कस करनी है, अब यहाँ पे ये जो पहली न्यूज़ है मैं आपको बता देता हूँ कि भाई है क्या। अब इसमें जो बीजेपी का कुछ पार्टी का पार्लियामेंट्री बोर्ड होता है, मतलब पार्टी के अंदर का, तो हमारे लिए तो कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन आपको एक कॉन्टेक्स्ट मैं समझा देता हूँ। कई बार पार्टी डेमोक्रेसी की बात आ जाती है, तो इनकी पार्लियामेंट्री बोर्ड में लोग रहते हैं, जैसे कोई भी लोग हो सकते हैं, और उसमें मैक्सिमम वो लोग रहते हैं जो पहले क्या थे, इनके प्रेसिडेंट रहे थे। ठीक है, फॉर्मर, जैसे अभी की डेट में अगर देखा जाए तो जेपी नड्डा है ना, सॉरी जेपी नड्डा बोल रहा हूँ, तो अभी की डेट में अगर देखा जाए, हाँ जेपी नड्डा है, तो उन्होंने क्या किया कि गडकरी को ड्रॉप किया है, तो इस वजह से ये न्यूज़ आई हुई है, और कुछ भी नहीं है खास। ठीक है, तो इसको हमें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। जो नेक्स्ट न्यूज़ है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में बात करते हैं। सो ये न्यूज़ है जो राजे वो GS2 से रिलेटेड है। ये न्यूज़ मुझे लग रहा है जादू ही है इनका। ठीक है, चलो जादू देखते हैं हुआ क्या है। अब 7:32 AM 17 अगस्त 2022 की बात है। तो हरदीप सिंह पुरी, इन्होंने, मतलब ये बीजेपी के मिनिस्टर हैं, तो इन्होंने क्या लिखा, कहते जी हम क्या कर रहे हैं, जितने भी रोहिंग्याज हैं या रिफ्यूजीज़ हैं, हम इनको शिफ्ट कर देंगे EWS फ्लैट्स में, मतलब जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए फ्लैट्स बनाए जाते हैं उनमें शिफ्ट कर देंगे इन दी बकरवाला एरिया ऑफ द दिल्ली। ठीक है, अब जादू देखना धीरे धीरे। अब यहाँ पे हो क्या रहा है कि भाई बेसिक अमेनिटीज़ प्रोवाइड करेंगे, हम उनको IDs देंगे, दिल्ली पुलिस उनकी प्रोटेक्शन करेगी। अब होता क्या, 2:50 PM ही हुए थे अभी तो। ठीक है, तो थोड़े टाइम बाद मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने बोला कि अभी तक ऐसी कोई बात ही नहीं चल रही कि हमने उनको फ्लैट्स देने हैं। तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने बोला कि अभी कोई भी डायरेक्शंस नहीं दी टू प्रोवाइड द EWS फ्लैट्स टू द रोहिंग्याज इलीगल माइग्रेंट्स एट बकरवाला इन दी न्यू दिल्ली। अब इस चीज़ के बारे में एक और चीज़ सुनो भाई, होता क्या है कि जो रोहिंग्याज है ये हैं स्टेटलेस लोग। स्टेटलेस का मतलब इनके पास कोई प्लेस ही नहीं है पूरी दुनिया में रहने के लिए, तो ये कहीं ना कहीं से भाग भूग के हमारी कंट्री में आ गए। अब हमारी कंट्री में आके ये दिल्ली में रहना इन्होंने स्टार्ट कर दिया हुआ है। ये देखो यहाँ पे इन्होंने प्रॉपर ये कर दिया हुआ है, इन्होंने कैंप से बना रखे हैं, सेटलमेंट कॉलोनी बना रखी है इन्होंने अपनी। जो भी लैंड इनको दिखी, जो भी लैंड इनको मिली, वहाँ पे इन्होंने अपनी सेटलमेंट कॉलोनी बना ली। तो एक तो चीज़ ये, दूसरी चीज़ जो रोहिंग्याज है इनको मार मार के भगा दिया गया था, कहाँ से, म्यांमार से। ठीक है, तो म्यांमार की आर्मी ने इनको मार मार के भगा दिया, तो उनके बीच में इनकी कुछ टसल चल रही थी, इस वजह से ये चीज़ हुई। अब रोहिंग्याज क्या हुआ कि कुछ रोहिंग्याज तो चले गए कहाँ पे, बांग्लादेश में। ठीक है, अब कुछ रोहिंग्याज वहाँ पे बोट में बैठ के, तो बे ऑफ बंगाल से होते हुए कोई थाईलैंड पहुँच रहा है, कोई कहाँ पे पहुँच रहा है, कोई कहाँ पे पहुँच रहा है, और काफ़ी ज़्यादा जो रोहिंग्याज है वो हमारी कंट्री में भी एंटर हो गए। ठीक है, और हमारी कंट्री में इतना एंटर हो गए कि वो वेस्ट बंगाल में भी बैठे हैं अभी। ठीक है, वेस्ट बंगाल में बैठे हैं, और बहुत जो लोग हैं वो ऐसे हैं जो दिल्ली में पहुंच चुके हैं, कई लोग जो हैं वो जम्मू एंड कश्मीर में भी पहुंच चुके हैं। तो अभी सिक्योरिटी कंसर्न्स तो देखो हमेशा से रहते ही हैं इस तरह से। तो हमें जो बेसिकली इसमें से कुछ निकालने के लिए जो न्यूज़ थी वो ये थी, UNHCR, यूनाइटेड UN हाई कमीशन फॉर द रेफ्यूजीज़, मतलब यूनाइटेड नेशंस हाई कमिश्नर फॉर द रेफ्यूजीज़, इसके बारे में हम जानकारी लेते हैं। ये होता क्या है, पहली चीज़ तो राजे ये है कि एक UN की रिफ्यूजी एजेंसी है। ठीक है, जो UNHCR है वो एक UN की रिफ्यूजी एजेंसी है भाई, और ये ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि डेडिकेटेड है टू सेविंग जिंदगियां। ठीक है, तो इसमें जो प्रोटेक्ट करेगी राइट्स को, ठीक है, बेटर फ्यूचर के लिए भाई, जो रिफ्यूजीज है उनके बेटर फ्यूचर के लिए वो देखती रहती है। सो ये बनी क्यों थी, ये बनी थी तब जब मिलियंस ऑफ यूरोपियंस फ्लेड और लोस्ट देयर होम्स। इसका हेडक्वार्टर बड़ा तरीके से याद रखना भाई, ये जेनेवा स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है। इसका ईयर याद रखना, हेडक्वार्टर याद रखना, वैसे तो इसके नाम से पता चल जाएगा ये करती क्या है। ठीक है, तो ये एक न्यूज़ थी आज फ्रंट पेज पे जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट थी। तो ये ना मुझे मतलब ये वाली चीज़ नहीं समझ में आती कि भाई आपके बीच में कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है। इसी तरह से कई बार होता है क्या, सड़क बन जाती है, सड़क बनेगी, 4 दिन सड़क रहती है और 5वें दिन फिर से आ जाएंगे, कहते हैं सीवरेज डालना है। भाई पहले सीवरेज डालना होता है, फिर सड़क बनानी होती है, नहीं तो वो टूट जाती होती है। ठीक है, तो वो पता नहीं क्यों नहीं समझ पा रहे। तो नेक्स्ट न्यूज़ के बारे में बात करेंगे। जो नेक्स्ट न्यूज़ आज हमने डिस्कस करनी है, कहाँ पे है वो, ये रही, वो है गोदावरी से रिलेटेड। अब ये वाली इमेज में आपको दिख रहा होगा कि जो गोदावरी का ड्रेनेज बेसिन है ना, आपको ये सारा जो मैप है, मैंने इसी वजह से इसकी फ़ोटो डाली कि आपके माइंड में वो सेटल सी हो जाए पिक्चर। तो ये चीज़ है। अब गोदावरी के बारे में और भी देखते हैं। यहाँ पे पहली चीज़, जो गोदावरी है वो लार्जेस्ट पेनिनसुलर रिवर है, रिवर सिस्टम है, जिसको हम दक्षिण गंगा भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये राइज कहाँ से होते हैं, त्रिम्बकेश्वर नियर नासिक इन दी महाराष्ट्र। जो इसकी लेंथ है वो काफ़ी ज़्यादा हो जाती है। ड्रेनेज जो इसका बेसिन है वो एक्सटेंड होता है महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा।
और इसमें जो स्मॉलर पार्ट्स जैसे कि मध्य प्रदेश हो गया, कर्नाटका, यूनियन टेरिटरी ऑफ पुडुचेरी। ठीक है, तो ये चीज़ हमें यहाँ पे देखने को मिलती है कि गोदावरी रिवर के बारे में जो हमें पता चलता है। और क्या है गोदावरी रिवर के बारे में, इसका कल्चरल सिग्निफिकेंस क्या है। जो कुंभ मेला है वो भी यहीं पे जो है, इट ऑल्सो टेक्स प्लेस ऑन द बैंक्स ऑफ द गोदावरी रिवर इन द नासिक। ठीक है, और कहाँ पे कुंभ मेला लगता है, शिप्रा रिवर इन दी उज्जैन, गंगीज इन दी हरिद्वार, और कन्फ्लुएंस ऑफ दी गंगा यमुना और मैथिकल सरस्वती रिवर इन दी प्रयाग। ठीक है, तो गोदावरी का जो डिस्प्यूट है वो किसके बीच में चलता है, आंध्रा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, कर्नाटका। आपने क्या क्या याद रखना है, एक तो राइज कहाँ से होती है, त्रिम्बकेश्वर मैंने पहले ही आपको बता दिया। नंबर 2 डिस्प्यूट याद रखोगे कौन कौन सी स्टेट्स के बीच में है। नंबर 3 ड्रेनेज बेसिन, जो पहले बताया ये वाली चीज़ कहाँ कहाँ पे जाती है इसकी। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर उसके बाद में इसका कल्चरल सिग्निफिकेंस, ये चीज़ आपने याद रखनी है प्रॉपर वे में भाई, इसमें कोई आनाकानी नहीं करनी और इसमें कोई भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि यार ये चीज़ भूल गए। ये चीज़ फिर पेपर में आते हैं उसके बाद में हमें फिर मुश्किल लगता है उसको अटैम्प्ट करना। ठीक है, चलो आगे चलते हैं, आगे देखते हैं कौन सी न्यूज़ है हमारे लायक। अब देखो ये ना इशू आया हुआ था, इसको फिर मैंने डिटेल में उठा लिया और मेंस का क्वेश्चन तो डाला है भाई। पहले मेंस का क्वेश्चन देखते हैं। और मेंस का क्वेश्चन कल वाला क्वेश्चन का नहीं इतना भेजा जितना पहले, मतलब जैसे होता है ना कि स्टार्ट किया तो बहुत ज़्यादा भेज रहे हैं, अभी थोड़ा थोड़ा कम होता जा रहा है। तो थोड़ा सा मेरे भी मतलब बैकलॉग सा अभी रहता है। कल भी भेजा है मैंने यार, कल भी ग्रुप में भी डाले हैं आंसर्स, एक बार चेक करना आप, है ना। तो उसमें मैंने प्रॉब्लम्स भी लिखे हैं कहाँ कहाँ पे किसकी प्रॉब्लम है। तो हाउ फार is it justified to say that the problem of communalism in modern India is a product of colonial legacy? जो आज का कम्युनलिज्म है, जो आज कम्युनलिज्म चल रहा है, क्या वो कॉलोनियल लीगेसी का कुछ है उसमें। 150 वर्ड्स में लिखना, और 150 वर्ड्स का जो मतलब है 150 वर्ड्स 1.5 पेज। ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं मैं चेक करूँगा, इससे ज़्यादा फिर वहाँ पे चेक नहीं होगा राजे, मेरे चेक करने का भी क्या फ़ायदा है। ठीक है, तो 150 वर्ड्स में लिखना है। भेजना कहाँ पे, एट आकाश 8283 इस पे भेज देना। ठीक है, इस पे भेजना है। और जो चैनल है वो कौन सा है, सिविल्स विद आकाश, ये आपने कहाँ पे सर्च करना है, टेलीग्राम पे। और इसी चैनल पे जाके इसको भी सब्सक्राइब करना है। इसी चैनल पे जाके आपको एक मेंस का डेडिकेटेड चैनल मिलेगा, जो भी वो भी आप सब्सक्राइब कर सकते हो आपकी इच्छा के मुताबिक। अब यहाँ पे इशू क्या था राजे, जो आज न्यूज़ आई हुआ है वो है GS2 से रिलेटेड है भाई ये, क्योंकि इंटरनेशनल अफेयर्स, इंटरनेशनल रिलेशन से रिलेटेड है। अब यहाँ पे वही जो चाइना ताइवान का इशू है उसके बारे में, क्राइसिस के बारे में बात की गई थी। इन्होंने कुछ और ही अबातबा लिखा हुआ था, लेकिन फिर मैंने सारा इशू ही उठा लिया। अब यहाँ पे पहले तो मुझे मैप सा बड़ा सुंदर सा लगा, वैसे तो किसी इंस्टीट्यूट का है लेकिन फिर भी चलो। यहाँ पे देखो ये चाइना है, और ये चाइना के साथ में आपको दिख रहा होगा ताइवान। ठीक है, इसको जूम करके दिखाता हूँ आपको। ये ताइवान हो गया, और इसको सेपरेट कौन कर रहा है भाई, ताइवान स्ट्रेट। पहला पॉइंट तो ये याद रखना है। अब आपने और क्या याद रखना है, अब आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है क्या वो ताइवान के बीच में से उसको चीरता हुआ जा रहा है। हाँ भाई, ये चीरता हुआ जा रहा है, इसके सामने आपके सामने ये लाइन सी गुजर रही है यहाँ से। ठीक है, दूसरी चीज़ होगी ये। तो दूसरा पॉइंट ये आपने लोकेशन का पॉइंट याद रखना है। अभी तो पहले मैं लोकेशन बता रहा हूँ, और इसका क्वेश्चन पक्का आने वाला है, इसको ध्यान में रखना है ये वाली चीज़। फिर उसके बाद में भाई आपने याद रखना है कि जो ताइवान है उसके नीचे, जस्ट नीचे एक स्ट्रेट है जिसका नाम है ल्यूजोन स्ट्रेट। 3 पॉइंट बताए हैं। ताइवान स्ट्रेट जो कि सेपरेट करती है चाइना और ताइवान को। ठीक है, और ताइवान के नीचे एक स्ट्रेट है जिसका नाम है ल्यूजोन स्ट्रेट, और ये सेपरेट करती है किसको, ताइवान और फिलीपींस को। ये तीसरा पॉइंट आपका याद रखना है, भूलना नहीं है। फिर उसके बाद में यहाँ पे दूसरा पॉइंट है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर वाला। अब फोर्थ जो पॉइंट है कि अगर आपसे कोई पूछेगा कि ताइवान के नॉर्थ में क्या है, तो उसको बोलना पानी है। और पानी कौन सा, ईस्ट चाइना सी है भाई यहाँ पे। ठीक है, कौन से वाला है, ईस्ट चाइना सी, याद रखना है इसको, इसको भी नहीं भूलना। सारा कुछ ही वैसे तो इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन इसको नहीं भूलना। ठीक है, अब ये जो आइटम सी दिख रही होगी आपको, ये वाली लाइन सी जो जा रही है, ये 9 डैश लाइन है। ठीक है, ये चाइना बोलता है कि इसमें जो भी कुछ आता है वो मेरा ही है, आप तो भूल जाओ। ठीक है, तो स्पार्टले आइलैंड तक वो बोलता रहता है कि ये सब कुछ मेरा है। ये कई बार तो वो फिलीपींस वाले, मतलब पता है करता क्या है, ये वाला जो एरिया ना राजे, ये फिलीपींस के नज़दीक वाला, यहाँ पे जो क्रूड ऑयल के जो डिपॉजिट्स हैं या फिर नेचुरल रिसोर्स है वो बहुत ज़्यादा है। तो ये बोलता रहता है, कहता है कि यार मेरी बाउंड्री है ये, और किसी की बाउंड्री नहीं है, ये सारे आइलैंड मेरे हैं, तो ये मेरी सारी बाउंड्री है। तो 9 डैश लाइन ये बोलता रहता है थोड़ा बहुत। तो इसको चलो छोड़ते हैं, चाइना तो बेवकूफ़ सा है, तो ये कुछ भी कुछ बोलता ही रहेगा। अब यहाँ पे और जो चीज़ है, यहाँ पे
ये फिलीपींस सी हो गया, ठीक है। बस इतनी ये जो लोकेशन है पहले तो आपने ये याद रखने, 4 लोकेशंस, ठीक है, 4 लोकेशंस। अब आगे देखते हैं। आगे अब दिक्कत कहाँ पे आ रही है? पहली चीज़, ताइवान है कहाँ पे? अभी हमने देखा, ठीक है, अर्लियर नोन एज फोर्मोसा। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि ताइवान का पहले नाम क्या था? फोर्मोसा आइलैंड था, FORMOSA, ठीक है। और ताइवान एक टाइनी आइलैंड है, ठीक है, ईस्ट कोस्ट ऑफ चाइना। अभी हमने देखा ताइवान स्ट्रेट उसको क्या करती है? सेपरेट करती है। अभी ये देखा, ये ना पार्ट है किसका? फर्स्ट आइलैंड चेन का। देखो फर्स्ट आइलैंड चेन होती क्या है? यहाँ से ना आइलैंड चेन स्टार्ट हो जाती है, यहाँ से। ये जो आइलैंड चेन है यहाँ से स्टार्ट होती है, तो ये इसका फर्स्ट आइलैंड माना जाता है। तो ये जापान तक जाके ऊपर तक जाती है, जिसमें देखो ना नेशन और टेरिटरीज आते हैं, जैसे जापान हो गया, साउथ कोरिया, फिलीपींस, दैट आर सीन एज प्रो यूएस, ठीक है, दैट आर सीन एज प्रो यूएस। ये प्रो यूएस जो हमें देखने को मिलते हैं, जापान, साउथ कोरिया, फिलीपींस हो गया, ठीक है, ताइवान हो गया। तो ये फर्स्ट आइलैंड चेन है। फर्स्ट आइलैंड चेन का क्या है? इट इज़ पार्ट ऑफ व्हाट्स कॉल्ड दी फर्स्ट आइलैंड चेन, ठीक है। तो फर्स्ट आइलैंड चेन का ये पार्ट है। अब यहाँ पे दोबारा से लोकेशन दिख रही होगी आपको, और यहाँ पे हांगकांग है। याद रखना कि हांगकांग कहाँ पे? टिप पे है बिल्कुल। अब टसल क्या है भाई? टसल ये है कि जो चाइना है, मतलब पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, वो ताइवान को एज अ ब्रेकवे प्रोविंस देखता है और ताइवान को बोलता है ऑफिशियली द रिपब्लिक ऑफ चाइना, ठीक है। ऑफिशियली जो ताइवान, जो कि ऑफिशियली रिपब्लिक ऑफ चाइना है, सीज इटसेल्फ एज इंडिपेंडेंट। मतलब जो चाइना है वो तो बोलता है कि यार ताइवान मेरा ही पार्ट है, लेकिन जो ताइवान है वो बोलता है कि मैं इंडिपेंडेंट हूँ, ठीक है। अब आगे देखो, जो यूएस की पोजीशन है वो क्या करता है? यूएस ताइवान के साथ में अपने जो रिलेशन है वो बना के रख रहा है, लेकिन जो चाइना की वन चाइना पॉलिसी है उसको भी मेंटेन करता है यूएस। लेकिन अभी रिसेंटली क्या होता है कि जो पिलोसी की विजिट है, तो चाइना को लगता है कि यार भाई ये तो अब वन चाइना पॉलिसी नहीं मानेंगे, तो वो डिस्टर्ब हो जाता है और इस तरह की जो एक्टिविटीज़ है वो करने स्टार्ट करता है, बम बम फोड़ता है वहाँ पे जाके। मतलब ऐसे नहीं है कि भी ताइवान के ऊपर ही फोड़ दिया, मतलब वहाँ पे मिलिट्री ड्रिल्स करता है उसके नज़दीक, उस आइलैंड के नज़दीक, ताइवान फॉर्मोसा आइलैंड के नज़दीक मिलिट्री ड्रिल्स करता है कि हाँ मैं आपको डरा दूंगा, ठीक है। तो इस तरह की चीज़ें कर रहा है। अब इंडिया की पोजीशन क्या है? इंडिया की क्या पोजीशन है? इंडिया की ये बोलता है कि मेरे फॉर्मल डिप्लोमेटिक टाइज विद, कोई भी ताइवान के साथ में फॉर्मल डिप्लोमेटिक टाइज तो नहीं है फॉर्मली, ठीक है। अब उसके बाद में वो वन चाइना पॉलिसी को भी क्या करता है कि सब्सक्राइब करता है कि हाँ ठीक है अभी मैं चाइना के साथ हूँ, लेकिन अभी जो हमारे चाइना के साथ में रिलेशन है वो भी अंडर स्ट्रेस है। तो अभी ये नहीं पता इंडिया भी दोबारा से कुछ छेड़खानी कर दे और फिर चाइना बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। लेकिन इंडिया ऐसा काम नहीं करेगा, क्योंकि ऐसा नहीं पता चाइना उसके साथ में फिर वॉर लगा ले, है ना, लड़ाई कर ले, और फिर उसके बाद में नाटो वाला सिचुएशन हो जाएगी कि पहले बोलो लड़ ले फिर उसके बाद में भाग जाओ, तो वो प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं और चीज़ क्या है मेरे पास। अब देखो भाई हमारे पास और क्या चीज़ है आज, कि इंडिया का स्टैंड क्या है ताइवान इशू पे, क्योंकि यही क्वेश्चन आएगा कि इंडिया का क्या स्टैंड है, इंडिया के रिलेशंस में क्या स्टैंड है। अब इंडिया ताइवान टाइज एज अ पार्ट ऑफ इंडियाज एक्ट ईस्ट फॉरेन पॉलिसी, इंडिया हैज सॉट टू कल्टिवेट एक्सटेंसिव टाइज, ठीक है, विद ताइवान। जो ट्रेड इन्वेस्टमेंट ये वो में हम कर रहे हैं, लेकिन जो इंडिया है वो मैंने पहले आपको बताया कि फॉर्मल डिप्लोमेटिक रिलेशन नहीं बना रहा, ठीक है। स्टैंड ऑफ इंडिया क्या है? वन चाइना पॉलिसी को वो एक्सेप्ट करता है, ठीक है। तो इंडिया हैज़ एक्सेप्टेड दी वन चाइना पॉलिसी दैट एक्सेप्ट्स ताइवान एंड तिब्बत एज अ पार्ट ऑफ चाइना, ठीक है। तो इंडिया बहुत ज़्यादा वो वहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट नहीं कर रहा। अब ये वाली चीज़ होगी राजी, अच्छे वे से मुझे लगता है टॉपिक समझ में आएगा। ये ना यार मैं मुझे बड़ा सुंदर सा लगा, इसकी स्क्रीनशॉट ले लेना आप अगर लेना चाहते हो, ठीक है। तो ये स्क्रीनशॉट ले लेना। चलो नेक्स्ट चीज़ के बारे में देखते हैं। जो नेक्स्ट न्यूज़ है ये भी GS2 से रिलेटेड है। ये वाला जो एडिटोरियल है ये GS2 से कैसे रिलेटेड है? सेंटर वर्सेस स्टेट टसल ओवर IAS पोस्टिंग। आपको पता है एक ना, मतलब एक पोस्ट है जिसका नाम है इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज IAS, ठीक है। ऑल इंडिया सर्विस लगा के चलते हैं हम, ठीक है भाई। तो अभी इसमें होता क्या है, ऑल इंडिया सर्विस में स्टेट में जाके जो लोग हैं वो वर्क करते हैं, है ना। तो इंट्रोडक्शन तो यही है। अब दूसरी बात में होता क्या है कि जब स्टेट में वो काम कर रहे हैं उसके बाद में कुछ टाइम के लिए सेंटर के पास में उनको जाना पड़ता है ना, डेप्यूटेशन पे। लेकिन वो क्या करते हैं, अपनी छुट्टी ले लेते हैं, कहते हैं बहुत हो गया अब नहीं हमने जॉब करनी। तो मतलब क्या है, जहाँ पे वो एक बार सेटल से हो जाते हैं स्टेट कैडर में, वो वहीं पर रहना चाहते हैं, वो यूनियन गवर्नमेंट के साथ में बहुत ज़्यादा काम नहीं करना चाहते, ठीक है। अभी एक तो ये चीज़ होगी। नंबर 2, उसमें अगर वो यूनियन गवर्नमेंट के साथ में सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ में कुछ काम करेंगे तो उसमें उनका कुछ फ़ायदा भी है। वो फ़ायदा क्या है? पहली चीज़ तो होता ये है कि भाई कोई भी वो नेशनल पॉलिसी में अपनी कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं, जो भी कोई क्रिटिकल इशू है जैसे एजुकेशन, हेल्थ, प्रिजर्वेशन ऑफ द इन्वायरमेंट, या फिर उनको अपॉर्चुनिटी मिलती है फॉरेन ट्रैवल की, ठीक है। तो ये कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स है अगर वो डेप्यूटेशन पे आते हैं, सेंटर के साथ में काम करते हैं। लेकिन नेगेटिव ये है भाई, लॉन्ग आवर्स ऑफ वर्क है, ठीक है, बहुत ज़्यादा काम करना पड़ता है, और वो PMO
ऑफिस में आपको कुछ ना कुछ काम पड़ता रहेगा, तो वो जो सारी चीज़ें उसके साथ में ये होता है कि भाई अब बहुत कम हमने हमारी लाइफ जो है भी सर्विस की वो बहुत कम है, ठीक है, सर्विस लाइफ तो बहुत कम है, तो वो हम बस इतना ही जो करना था हमने कर लिया, जो स्टेट में थे हम स्टेट में, ठीक है। अब देखो कई लोगों को तो ये होता है कि कई लोगों को उनका नेटिव स्टेट का जो कार्ड है वो अलॉट हो जाता है, या फिर साथ वाला नज़दीक वाला मिलता है, ठीक है जी। जो तो नॉर्थ इंडिया के नज़दीक में मिल रहा है, तो दिल्ली में जाके अगर आपने जॉब करनी है तो आप बहुत दूर रह रहे हो, मतलब आपका कैडर वहाँ पे सिलेक्ट हुआ है कि आप तमिलनाडु में, और तमिलनाडु से फिर आपको दिल्ली में आना पड़ रहा है, तो वो जो लोग हैं वो अवॉइड करते हैं, ठीक है। लेकिन कई लोग ऐसे हैं कि जो दिल्ली में आने के लिए बड़े इच्छुक रहते हैं, हमेशा दिल्ली में आना चाहते हैं, जो कि नॉर्थ ईस्ट में रहते हैं, ठीक है। तो नॉर्थ ईस्ट में अगर किसी की पोस्टिंग है वो डेपुटेशन पे हमेशा आना चाहता है, तो ये मतलब ये बोल रहे हैं, हम क्या बोल रहे हैं इसमें। तो अब होता क्या है कि भाई जो ये मैन पावर है, तो वो तो हमें दिख ही रहा है कि सेंटर के पास में ये जो मैन पावर है उसकी जो रेलिवेंस है, या फिर उसकी जो जनरली अगर हम बात करते हैं जो डिमांड है वो ग्रो हो रही है। तो यही सेम चीज़ आईएएस की नहीं, यही सेम चीज़ आईपीएस के भी साथ में सेम चीज़ हो रही है, ठीक है। तो ये जो ऑल इंडिया सर्विसेज का स्ट्रक्चर है, ठीक है, इसको थोड़ा सा और जो है वो डेलिकेट करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे, ताकि जो सेंटर के पास में ग्रोइंग डिमांड है, वैसे तो सेंटर ने एक चीज़ कर दी है लेटरल एंट्री, है ना, लेकिन उससे भी वो जो चीज़ है वो उतनी ज़्यादा क्या नहीं हो पा रही, वो ठीक नहीं हो पा रही, क्योंकि ऑल इंडिया सर्विसेज की अगर हम अपॉइंटमेंट की बात करें, 10 लाख लोग फॉर्म भरेंगे, 4 लाख लोग पेपर देंगे, उसमें से लेस देन 1000, मतलब कभी 800 पोस्ट आती है, कभी 750 आती है, तो उतने लोगों को सिलेक्ट किया जाएगा। अब जो अपॉइंटमेंट ऑफिसर्स हैं उनको वेरियस स्टेट अलॉट कर दी जाती है, वो स्टेट से फिर हिलते नहीं है, क्योंकि काफ़ी टाइम तो वो ज़िंदगी का वहीं पे गुजार देते हैं ना, फिर बार बार वहाँ से जाने का उनका दिल भी नहीं करता खुद का। तो ये जो फंक्शनिंग है वो जो आईएएस ऑल इंडिया सर्विसेज की इसी तरह से बनाई हुई है कि वो जो सेंटर के पास बाद में आएंगे, अंत में आएंगे, लेकिन वो काफ़ी हमें टसल पहले भी देखने को मिली कि वेस्ट बंगाल में जो चीफ सेक्रेटरी था उसको बुला लिया गया था डेप्यूटेशन पे सेंटर सरकार ने, लेकिन बाद में वो बंदे ने क्या किया कि भाई मैं रिज़ाइन ही दे रहा हूँ कि मुझे ज़रूरत नहीं है वहाँ पर जाने की। इस तरह की जो चीज़ें वो होती हैं। एम्पावरिंग द सेंटर का मतलब ये है कि भाई कुछ अमेंडमेंट करो और एम्पावर कर दो सेंटर को, अगर वो बुला रहे हैं तो जाना पड़ेगा। इस तरह से आप ये चीज़ नहीं बोल सकते कि यार अभी मैं छुट्टी पे जा रहा हूँ यार कुछ भी करके। तो लेकिन ये डिबेटेबल हो जाएगा, क्योंकि अगर स्टेट मानेगी नहीं मानेगी ये भी नहीं पता, ठीक है। तो ये कुछ कहानी है ऑल इंडिया सर्विसेज को लेकर। नेक्स्ट न्यूज़ है जो कि एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है, मतलब आज के न्यूज़पेपर की सबसे जो अगर इंपॉर्टेंट न्यूज़ कोई अगर मैं बात करूं तो वो यही वाली है। तो इसमें है कि व्हाट इज़ कोजिंग आर्टिक वार्मिंग। तो इसको बड़े अच्छे वे से समझना है ना, बहुत बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है इसमें। अब पहली चीज़ तो ये है कि जो आर्कटिक की वार्मिंग है, ठीक है, जो हीटिंग ऑफ आर्कटिक है वो 4 टाइम्स फास्टर है देन द रेस्ट ऑफ द प्लेनेट। मतलब प्लेनेट में अगर जो वार्मिंग है वो कुछ 1 हो रही है, तो आर्कटिक में कितनी होगी, 4 हो रही होगी, मतलब 4 टाइम्स ज़्यादा हो रही है वहाँ पे। तो और ये जो वार्मिंग है मोर कंसनट्रेटेड कहाँ पे, यूरेशियन पार्ट ऑफ द आर्टिक में, ठीक है, बेरेंट्स सी नॉर्थ ऑफ रशिया में, और नॉर्वे इज वार्मिंग एट एन अलार्मिंग रेट, मतलब 7 टाइम्स फास्टर देन दी ग्लोबल एवरेज। इतना ज़्यादा वो हाई लेवल का गर्म हो रहा है, ठीक है। लेकिन ये चीज़ें हो क्यों रही हैं वो हमें पता होना चाहिए। ये रीज़न है आर्टिक एम्पलीफिकेशन का। मैं आपको लिख के देने को तैयार हूँ भाई, इस तरह के क्वेश्चन मेंस में और प्रीलिम्स में एज जनरल पूछे जाते हैं, ठीक है। और ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत टाइम से न्यूज़ में चल रहा है, तो आपने इस चीज़ को अच्छे वे से याद रखना। और यहाँ पे प्रॉपर लिखा हुआ है, कहीं पे कुछ सर्च करने की, गूगल करने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये पहली चीज़ तो आर्टिक एम्पलीफिकेशन हो क्यों रही है। पहली चीज़ तो उन्होंने ऑब्वियसली ह्यूमन एक्टिविटीज़, ठीक है, एंथ्रोपोजेनिक फोर्सेज और ह्यूमन एक्टिविटी, जैसे कि हमारा इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया, उसके बाद में हम कार्बन एमिशंस बहुत ज़्यादा होने लगे, ये वो सारी जो चीज़ें हैं वो इसको बढ़ाती हैं। नंबर 2 अगर हम यहाँ पे बात करते हैं कि कोई भी चेंज अगर होता है सरफेस एयर टेम्परेचर में, सरफेस एयर टेम्परेचर होती क्या है, पहले तो सरफेस एयर के बारे में सुनो, ये प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, इसको नोट डाउन कर लेना आप। सरफेस एयर होती क्या है, जो 2 मीटर अबव होती है द ग्राउंड और ओशन सरफेस, मतलब जो ओशन सरफेस है या फिर ग्राउंड के 2 मीटर के अंदर 2 मीटर अबव के यहाँ पे अगर वो क्या कर रही है, 2 मीटर का एरिया हो गया, यहाँ पे ओशन या फिर कोई अर्थ का हमारा पार्ट आ गया, तो ये 2 मीटर पे अगर कोई एयर फ्लो कर रही है, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, यहाँ पे हम उसको बोलते हैं कि ये वाली चीज़ क्या होगी, अपनी सरफेस एयर टेम्परेचर होगी। तो उसका अगर टेम्परेचर राइज होएगा तो वो लैंड को भी गर्म करती है और पानी को भी गर्म करना स्टार्ट कर देती है। अब इसमें होता क्या है कि ये नॉर्थ और साउथ पोल्स दोनों में होता है, तो इसको हम बोलते हैं पोलर एम्पलीफिकेशन, ठीक है। अगर ये जो चीज़ है, ये वाली चीज़, ये गर्म हवा चलती है वहाँ पे, और नेट रेडिएशन बैलेंस राजे क्या होता है, आपने पढ़ा होगा कि जितनी सनलाइट आती है उतनी वापस भी जाती है ना, और कुछ ना कुछ फिर कैप्चर होती रहती है, वो भी बढ़ती जा रही है।
तो अगर ये नॉर्थ और साउथ पोल्स दोनों पे होता है तो इसको हम बोलते हैं पोलर एम्पलीफिकेशन। लेकिन अगर ये नदर्न लैटिट्यूड्स पे मतलब ये प्रोनाउंस है तो उसको हम क्या बोलेंगे, आर्टिक एम्पलीफिकेशन। अब होता क्या है भाई, इससे बहुत चीज़ें और भी बढ़ रही हैं। क्या क्या बढ़ रही हैं, जैसे आर्टिक एम्पलीफिकेशन हुआ तो जो आइस है वो पिघलना स्टार्ट करेगी। ध्यान से सुनना, जो आइस है मतलब जो वहाँ पे स्नो कवर है वो पिघलना स्टार्ट करेगा। जो वो वाटर वेपर है वो भी बढ़ने स्टार्ट हो जाएंगे वहाँ पे, ठीक है, वाटर वेपर भी बढ़ने वहाँ पे स्टार्ट हो गए। तो होता क्या है कि आपको पता है आइस या फिर स्नो, इसका जो एल्बिडो रेट है वो सबसे ज़्यादा होता है। एल्बिडो रेट अगर हम बात करें तो सबसे ज़्यादा, एल्बिडो का मतलब क्या होता है कि सनलाइट रिफ्लेक्ट होकर वापस जाती जा रही है, वहाँ पे क्या है कि वो ऑब्जॉर्व नहीं कर रहा। जैसे हम जैसे जो अर्थ है ना, अर्थ वाला पार्ट है वो तो गर्म हो जाता है, लेकिन जो ये है जो स्नो है या फिर आइस है वो इसको एल्बिडो करती है, मतलब उसको वापस भेजते रहते हैं, रिफ्लेक्ट करती है। तो जैसे ही आइस पिघलेगी तो ऑब्वियसली जो रिफ्लेक्शन है, जो रिफ्लेक्टिविटी है वो क्या हो जाएगी, वो कम होती जाएगी, और रेडिएशन क्या बढ़ेगी वहाँ पे, और भी ज़्यादा इंक्रीज होगी। जिसकी वजह से अगर रेडिएशन इंक्रीज हो रही है तो ऑब्वियसली यहाँ पे सी आइस है वो भी मेल्ट होना स्टार्ट हो जाएगी। सी आइस और भी ज़्यादा अगर मेल्ट हो रही है तो ऑब्वियसली यहाँ पे होगा क्या, यहाँ पे एक ही चीज़ होगी कि वो क्या करेगी, सी लेवल को राइज करेगी, और सी लेवल के राइज होने से जितने भी वहाँ पे आइलैंड कंट्रीज है छोटे छोटे, वो सारे डूबना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, अब प्रीवियस स्टडीज़ क्या बोलते हैं, इंटर गवर्नमेंटल पैनल की रिपोर्ट है आईपीसीसी की, उसने भी स्पेशल रिपोर्ट में यही बोला था कि जो आर्टिक सरफेस एयर है टेम्परेचर उसका राइज हो रहा है, जिसकी वजह से ग्लोबल एवरेज टेम्परेचर से भी ज़्यादा राइज हो रहा है। तो इसको ध्यान में रखना चाहिए जो भी गवर्नमेंट्स हैं। सो इसके कॉन्सिक्वेंसेज क्या होंगे, मैंने पहले ही बोला, इसके कॉन्सिक्वेंसेज है साइक्लिक। जो ग्रीनलैंड आइस शीट है, मतलब मैं आपको अगर बताऊं तो जो ग्रीनलैंड आइस शीट है वो सेकंड लार्जेस्ट अमाउंट ऑफ आइस को होल्ड करती है आफ्टर अंटार्कटिका। ठीक है, एंड इज क्रूशियल फॉर द मेंटेनिंग द सी लेवल। अगर वहाँ पे यहाँ पे ये जो आर्टिक वार्मिंग की वजह से होता क्या है, जो ग्रीनलैंड आइस शीट है वो भी मेल्ट करना स्टार्ट करती है। अब मेल्ट करना स्टार्ट कर रही है तो भाई जितने भी उसके नज़दीक वाले या दूर वाले कोई भी छोटे छोटे आइलैंड्स हैं वो तो डूब जाएंगे। ठीक है, तो ये शीट अगर मेल्ट होती है तो सी लेवल राइज होएगा और सबज्यूमिंग आइलैंड कंट्रीज, इट विल बी कैपेबल ऑफ सबज्यूमिंग आइलैंड कंट्रीज। ठीक है, एंड मेजर कोस्टल सिटीज ऑल्सो। तो यहाँ पे जो वार्मिंग है वो इंसिडेंस ऑफ जो रेनफॉल है उसको भी क्या करती है, अफेक्ट करती है। अब इसका इम्पैक्ट इंडिया पे क्या पड़ता है, अभी रिसेंटली क्या हुआ था, एक रिपोर्ट सी पब्लिश हुई। ठीक है, तो उसमें एक ग्रुप ऑफ इंडियन और नॉर्वेजियन साइंटिस्ट थे, नॉर्वेजियन साइंटिस्ट, इन्होंने क्या बोला कि अगर बेरेंट्स और कारा सी रीजन में जो सी आइस रिड्यूस होती है, ये वाले एरिया में यहाँ पे दिखाता हूँ, दिस इज बेरेंट सी। ठीक है, सो बेरेंट सी और या फिर कारा सी रीजन में अगर सी आइस कम होती है तो एक्सट्रीम रेनफॉल इवेंट्स हमें देखने को मिलते हैं। मतलब जो मानसून है वो सितंबर अक्टूबर में भी हमें देखने को मिलेंगी। ठीक है, तो इस बार देखते हैं, चेक करते हैं, अभी अगस्त जाने वाला है तो अगस्त में मतलब आपने देखा कि मानसून में इतने ज़्यादा बारिश नहीं हमें देखने को मिली, तो अगर सितंबर अक्टूबर में बारिश आ रही तो यही फिनोमेना है वो। ठीक है, तो ये चीज़ आपने याद रखना है। अभी इंडिया ने इस चीज़ के लिए किया क्या है, एक तो इंडार्क करके हमने डिप्लॉय किया कि ऑब्जर्वेटरी के जो इसको देखे, फिर उसके बाद में मतलब ये किया कहाँ पे ऑब्जर्वेटरी को, इन दी कॉन्ग्स जॉर्ड स्वालबार्ड टू मॉनिटर द इम्पैक्ट ऑफ द चेंजेस इन दी आर्टिक ओशन। ठीक है, तो मुझे लगता है कि आपको ये समझ में आ गया होगा और इसको और समझने की ज़रूरत भी नहीं है, सारा कुछ यहाँ पे मेंशन्ड है बहुत अच्छे वे से, मुझे लगता है मैंने करवाया है, आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है भाई, एक ना केस मैंने कल भी आपको बताया था, परसों पता नहीं कब बताया था, कि इंडिपेंडेंस डे के दिन या फिर उससे पहले था पता नहीं, तो उसमें हुआ क्या कि जो बिल्किस बानो केस था एक गुजरात में ना, जब दंगे से हो रहे थे उस टाइम पे, एक जो वहाँ पे विमेन थी, प्रेग्नेंट विमेन, उसका रेप कर लिया गया था, गैंग रेप, उसको कन्वर्ट कर दिया था अब गैंग रेपिस्ट को। अभी वो कहते कि इनकी जो गैंग रेपिस्ट की जो मतलब यहाँ पे वो है, मतलब जो टर्म थी कुछ 15 साल की होगी थी, तो उन्होंने मांगा कि हमारी जो टर्म है उसको कम कर दो, या 20 या 30 साल की पता नहीं कितनी होगी अब, तो कितनी जेल होगी। तो अभी क्या हुआ, आज़ादी के अमृत महोत्सव पे उन्होंने बोला कि यार ये चीज़ क्या पीएम को नहीं पता थी, पीएम वॉज नॉट अवेयर कि भाई हम गुजरात में ये वाले लोगों को छोड़ रहे हैं। तो ये एक चीज़ यहाँ पे बार बार निकल के आ रही है। ठीक है, तो इनको जितनी सज़ा हुई थी मुझे लगता है उतनी सज़ा वो नहीं, मतलब प्रॉपर वो सज़ा नहीं भुगत के आए, वो 15 साल के बाद में भी वापस आ चुके हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट न्यूज़ के बारे में बात करेंगे।
नेक्स्ट न्यूज़ है, वोटर्स नॉट लुकिंग फॉर फ्रीबिस, सुप्रीम कोर्ट। यार अभी मुझे ना ये मतलब बड़ी, क्या है ये दोगलापन सा, मतलब क्या ही करते हो यार। सुप्रीम कोर्ट ने पहले कुछ बोला था और अभी कुछ बोल रहे, कि वो कहते कि यार भाई फ्रीबीज को लेकर चुप कर जाओ अब, क्योंकि वोटर्स फ्रीबीज को नहीं देखते, वो वेलफेयर स्कीम्स को देखते हैं, और वेलफेयर स्कीम्स अच्छी हैं जो कि डिग्निफाइड अर्निंग्स के लिए उनके लिए अच्छी रहेंगी। बताओ अब क्या बोले यार। ठीक है, नेक्स्ट न्यूज़ की बात करते हैं। ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ है यार, ये GS3 से रिलेटेड है और ये इन्वायरमेंट से रिलेटेड है। ठीक है, वो आर्टिक वाली भी इन्वायरमेंट और ज्योग्राफी से रिलेटेड थी। अब यहाँ पे जो दिल्ली के PM2.5 लेवल है वो वर्स्ट है इन दी वर्ल्ड। PM2.5 होता क्या है, पार्टिकुलेट मैटर होता है। ठीक है, बड़ी छोटी छोटी सी कण से होते हैं एक तरह के, जो हमें दिखते नहीं है लेकिन लंग्स में जाते हैं सीधा और ख़राब करते हैं। लेकिन अगर हम नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एमिशंस की बात करें तो हमारी कंट्री फिर भी ठीक है। PM2.5 लेवल में तो बहुत ही ज़्यादा पीछे हैं। तो PM2.5 लेवल में अगर हम बात करते हैं तो ये एक चीज़ देखने को मिली कि PM2.5 पोल्यूशन कहाँ पे ज़्यादा है, सिटीज़ लोकेटेड इन दी लो एंड मिडिल इनकम कंट्रीज़। और जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का जो एमिशन है वो कहाँ पे ज़्यादा है, मिडिल इनकम कंट्रीज़ और लो एंड मिडिल इनकम कंट्रीज़ में, सॉरी हायर इनकम एज वेल एज लो एंड मिडिल इनकम कंट्रीज़ में। दिल्ली और कोलकाता की अगर हम बात करें, ये फर्स्ट और सेकंड आया है इन दी टॉप 10 मोस्ट पोल्यूटिंग सिटीज़ व्हेन PM2.5 लेवल्स आर कंपेयर्ड। फिर उसके बाद में अगर हम यहाँ पे बात करते हैं कि NO2 के आधार पे, मतलब नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के आधार पे अगर हम यहाँ पे देखें तो जो कोई भी इंडियन सिटी है वो टॉप 10 या टॉप 20 में नहीं आई। मतलब यहाँ पे हमारी कंट्री में क्या कम है, तो हमारी कंट्री में नाइट्रोजन डाइऑक्साइड वाली जो चीज़ है वो कम है। जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है ये मेनली आती कहाँ से है, बर्निंग ऑफ फ्यूल्स इन ओल्डर व्हीकल्स, पावर प्लांट्स, इंडस्ट्रियल फैसिलिटीज़ एंड रेजिडेंशियल कुकिंग एंड हीटिंग। ठीक है, तो ये चीज़ आपने यहाँ पे अच्छे वे से याद रखनी है। तो PM2.5 और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के बारे में पता चला। आज प्रीलिम्स का क्वेश्चन मैं आपको डालता हूँ। प्रीलिम्स का क्वेश्चन आपका ये है, नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स है एक, उसके जो प्लूटेंट्स हैं वो आपने कमेंट सेक्शन में बताना है। अरे हो जा, नेशनल एयर क्वालिटी जो इंडेक्स है उसके जो प्लूटेंट्स हैं वो आपने कमेंट सेक्शन में बताना है। अभी भाई ये तो फंस चुकी हैं। ये नेक्स्ट न्यूज़ है, जैकलिन फर्नांडिस के लिए न्यूज़ है। तो ED ने बोला है कि भाई 200 करोड़ एक्सटोर्शन केस में इनका नाम आया। इनके पता नहीं कुछ, मतलब जो बंदा पता नहीं चाहने वाला था वो पता नहीं अब बॉयफ्रेंड बताते हैं, तो वो सुकेश चंद्रशेखर करके भाई वो जेल में बैठे बैठे पता नहीं क्या एक्सटोर्शन का केस चला रहा था, तो वो इसमें उनका भी नाम आ रहा है। ठीक है, तो अभी नेक्स्ट चीज़ पे चलते हैं। श्रीलंका ने इंडियन टूरिस्ट के लिए पैकेज बनाए हैं बढ़िया वाले, कि अगर आप घूमना चाहते हो तो यू कैन विजिट श्रीलंका। और वो बनाए क्यों है ये देखो, उसका रीज़न क्या है कि अगर ओवरऑल 21,16,407 लोग वहाँ पे विजिट कर रहे हैं तो सबसे ज़्यादा इंडियंस विजिट कर रहे हैं। 17 में, 18 में, 19 में, 20 में, 21 में, 22 में भी। तो इंडियंस की जो पॉपुलेशन है वो काफ़ी ज़्यादा जो है श्रीलंका को विजिट कर रही है। तो इसी वजह से उन्होंने टारगेट किया इंडियंस को, कि भाई इंडिया वाले लोग ही यहाँ पे आते हैं तो हम इंडिया के ही लोगों को क्या करते हैं, टारगेट करते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ की बात करें, नेक्स्ट न्यूज़ की जो हमारी बात है वो ये है कि जो रुपी है वो थोड़ा सा स्ट्रेंथन हुआ है। मतलब कि जो $1 अगर 60 का है तो वो 80 का है तो वो $1 थोड़ा सा कम हुआ है, तो 79.45 हो गया होगा। ठीक है, तो एक तो ये चीज़। नंबर 2, अभी सभी कंट्रीज़ में इन्फ्लेशन बढ़ रही है। आपको लगेगा यार सारी वर्ल्ड में क्यों इन्फ्लेशन बढ़ रही है, उसका रीज़न क्या है। लॉकडाउन पीरियड में कोई एक्टिविटी नहीं हुई, उसके बाद में सरकार ने क्या किया, जो रेट्स थी, जो पैसे थे वो मार्केट में बहुत ज़्यादा डाल दिए। अब मार्केट में बहुत ज़्यादा पैसे आएंगे तो ग्रोथ तो होएगी, लेकिन ग्रोथ के साथ में इन्फ्लेशन भी आती है। ठीक है, तो ये चीज़ थी। अब नेक्स्ट जो चीज़ है वो कहते हैं जो इंडिया की ऑयल डिमांड है वो राइज हो चुकी है 7.73% से इन 2022। ओपेक ने बोला ये। और ओपेक है क्या, ऑर्गेनाइजेशन फॉर ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज़। ओपेक के बारे में राजे देखेंगे, इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाती है ये कई बार। तो ओपेक है क्या, पहली चीज़ तो ये वाली, कि जो ओपेक है वो एक परमानेंट इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि बगदाद कॉन्फ्रेंस से क्रिएट हुई थी, जिसके फाउंडिंग मेंबर्स थे ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरेबिया और वेनेजुएला। इसका एम क्या है, मैनेज करना है सप्लाई ऑफ ऑयल। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे, वीना ऑस्ट्रिया में इसका हेडक्वार्टर है। जो ओपेक की मेंबरशिप है ये ओपन है टू एनी कंट्री दैट इज़ अ सब्सटेंशियल एक्सपोर्टर ऑफ ऑयल। ठीक है, अब ओपेक के बारे में और क्या चीज़ हम देख सकते हैं, जो नॉन ओपेक कंट्रीज़ है विच एक्सपोर्ट क्रूड ऑयल आर टर्म्ड एज ओपेक प्लस कंट्रीज़। ठीक है, मतलब जो नॉन ओपेक कंट्रीज़ हैं जो एक्सपोर्ट करते हैं क्रूड ऑयल को, वो हम उसको बोलते हैं ओपेक प्लस कंट्रीज़। जैसे अज़रबैजान हो गया, बहरीन, बुर्नी, कज़ाकिस्तान, ठीक है, मलेशिया, मेक्सिको, ओमान, रशिया, साउथ सुडान एंड सूडान।
तो ये आज के न्यूज़पेपर में तो राजे इतना ही है। अगले न्यूज़पेपर के लिए, अपडेट्स के लिए या कोई भी वीडियो के लिए या किसी भी चीज़ में अगर डाउट है तो आप मुझे टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, जिसके पास में नंबर है भाई व्हाट्सएप कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जब भी मैं फ्री होता हूँ मैं रिप्लाई करने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। सो कल को दोबारा से मिलेंगे। टिल द टाइम रिवाइज योर नोट्स। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।